हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किए थे हमारी नीट बायोलॉजी के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQs को। PYQs बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंट ईयर्स में इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ट्रस्ट मी बच्चों, PYQs विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसीलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर, विच इज फ्रॉम द ईयर 2016 फेज 1, राइट। सो हमसे पूछा जा रहा है nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? यानी कि nomenclature करते टाइम हमको कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में कंसीडर करते हैं, राइट। सो हमसे पूछा जा रहा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अगेंस्ट है द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है incorrect या against the rule of binomial nomenclature. So option A is first word in a biological name represents the genus name and the second name is a specific epithet. So हमसे पूछा जा रहा है, पहली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है उसमें फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस नेम को और जो सेकेंड वर्ड होता है दैट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो करेक्ट है, दैट मीन्स दिस इज फॉलोइंग द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यानी कि इस ऑप्शन को तो हम कर देंगे एलिमिनेट। ओके, ऑप्शन बी देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस इज इनकरेक्ट। हमको पता है बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो जनरली लिखे जाते हैं लैटिन में। अगर उनका ओरिजिन किसी और लैंग्वेज में होता है तो उनको कर देते हैं हम लैटिनाइज। तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब यही वो स्टेटमेंट है विच इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर विच इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, जल्दी से हम ऑप्शन सी और डी को भी कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वो हमसे बोल रहा है कि व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड। तो हमसे बोला जा रहा है जब भी हम साइंटिफिक नेम को लिखेंगे तो उसका जो नेम होता है या उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसको हम अंडरलाइन करते हैं। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो यानी कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट किया जा सकता था। एंड ऑप्शन डी देखते हैं, नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल नेम लैटिन के होते हैं और लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए हम उनको इटैलिक्स में लिखते हैं। इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है रूल्स ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को। इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता। तो अगर आप पहला और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर देते तो डायरेक्टली आप अपने ऑप्शन बी पर ही पहुंच जाते। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं अपने आज की वीडियो के सेकंड क्वेश्चन की ओर, विच इज फ्रॉम नीट 2016 फेज 2। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन। ओके, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स प्रोवाइडेड बिलो। सो हमको यहाँ पर मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिया हुआ है और ये जो डेटा आपको दिया हुआ है दोनों ही मैच द कॉलम्स में ये रिलेटेड है हाउसफ्लाई की क्लासिफिकेशन से। सो हमको करेक्टली इनको मैच करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ ABCD में से आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा हाउसफ्लाई की क्लासिफिकेशन के बारे में तो फिर आप इस क्वेश्चन को सुपर इजीली कर लेंगे, राइट। जैसे हम देखते हैं हमारा जो फैमिली वर्ड है यहाँ पर, सो यहाँ पर बेसिकली आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी हैं और यहाँ पर उनके टैक्सॉन दे रखे हैं, राइट। सो जो फैमिली है वो इनमें से किसको मैच करेगी? तो मैंने आपको एनिमल क्लासिफिकेशन के रूल में बताया था कि जब भी किसी फैमिली को हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम बेसिकली उसका सफिक्स देख लेंगे और जो सफिक्स यूज होता है वो होता है DAE ना। तो
इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि DAE सफिक्स लगा हुआ है? दिस वन राइट है ना। तो यानी कि ऑप्शन ए इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड ऑप्शन, यानी कि फैमिली का मैच हो रहा है किसके साथ? मसाइडी के साथ। ओके, दैट मीन्स हमारा ए इज मैचिंग विद द थर्ड ऑप्शन। ओके, तो अब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सी, ए इज मैचिंग विद थर्ड। इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि ए थर्ड से मैच नहीं कर रहा है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन ए में ए इज मैचिंग विद फर्स्ट एंड ऑप्शन बी में ए इज मैचिंग विद फोर्थ, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शंस हो गए इनकरेक्ट। इनको हमने यही एलिमिनेट कर दिया। ओके, अब हमारे पास ऑप्शन सी एंड डी बचे हैं जिनमें कि ए मैच कर रहा है विद द थर्ड पार्ट। ओके, अब मान लेते हैं आपको ये सारे नहीं पता कि इनमें से कौन सा ऑर्डर होगा, कौन सा क्लास होगा, बट अगर आप एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी रखते हैं तो आपको ये पता होगा कि फाइलम जो होती है वो होती है आर्थ्रोपोडा। ओके, तो अगर डी ऑप्शन को हम सेकंड से मैच कर लेते हैं तो अब आपको सी और डी में से ही एलिमिनेट करना था। तो डी ऑप्शन यहां पर सेकंड किससे मैच हो रहा है? इस वाले ऑप्शन में, राइट, यानी कि ऑप्शन डी में। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, राइट। कितना आसान था ना ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आया हुआ है इन नीट 2016 फेज 2 में। ओके, सो अवर ऑप्शन, द क्वेश्चन सेज लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन, यानी कि हमने आपको पढ़ाया भी था कि जो हर्बेरियम शीट होती है उसकी बॉटम पे कुछ लेबल लगा हुआ होता है, उसमें उस प्लांट स्पेसिमेन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में उस लेबल पर अवेलेबल नहीं होता है, राइट। लेट अस सी आवर ऑप्शंस एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन ए इज हाइट ऑफ द प्लांट, ऑप्शन बी नेम ऑफ द कलेक्टर, ऑप्शन सी लोकल नेम्स एंड ऑप्शन डी डेट ऑफ कलेक्शन। तो मैंने आपको जब पढ़ाया ही था हर्बेरियम लेबल के बारे में तो मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ डेटा दिया था कि ये सारी चीजें जो होती हैं वो हर्बेरियम लेबल पर लिखी जाती हैं, जिसमें कि नेम ऑफ कलेक्टर है ना, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कॉमन नेम, एथनोबॉटनिकल यूज, ये सारी चीजें जो होती थी वो लिखी जाती थी, राइट। सो यहाँ पर नेम ऑफ द कलेक्टर तो भाई ऑब्वियसली लिखा ही जाएगा कि किसने उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, यानी कि ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो डेटा है वो लेबल पर नहीं होता है। तो नेम ऑफ द कलेक्टर तो होता है, तो यानी कि दिस ऑप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। लोकल नेम भी होता ही है, मैंने आपको बताया भी था, और डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी लिखा जाता है, यानी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हाइट ऑफ द प्लांट, क्योंकि हाइट ऑफ द प्लांट को उसमें नहीं मेंशन किया जाता है कि उसके क्या डायमेंशंस रहे हैं। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 4, विच इज फ्रॉम द ईयर 2017। ओके, सो हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ अ हॉर्स। ओके, सो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ द हॉर्स टू विच जिस ऑर्डर से एक हॉर्स बिलोंग करता है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पेरिसोडिक्टाइला, ऑप्शन बी कैबालस, ऑप्शन सी फेरस या ऑप्शन डी इक्विडे। सो बेटा ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये इजीली पता होगा कि किस ऑर्डर को हॉर्स बिलोंग करता है, बट सारे ऑप्शंस को एक एक करके कंसिडर कर लेते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए पेरिसोडिक्टाइला। मैंने इस नाम का मीनिंग भी आपको तोड़कर बताया था कि पेरिसो शब्द का मतलब होता है ऑड और डिक्टाइला का मतलब होता है टोड, यानी कि ये होते हैं ऑड टोड अंग्युलेट्स। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं। सो बेटा ऑड टोड अंग्युलेट्स, अंग्युलेट मतलब क्या होता है? हूफ्ड एनिमल्स। आपने देखा होगा हॉर्स का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, वो जो हार्ड वाला पोर्शन होता है ना, वी कॉल इट अ हूफ, राइट। सो जो हूफ होता है उनको हम बायोलॉजिकल टर्म में अंग्युलेट कहते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म के पास वो हूफ होता है। सो दे आर ऑड टोड। व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा था इनका जो मिडिल टो होता है वो अनयूजुअली लॉन्गर होता है देन दी रेस्ट। ओके, अब हम देखते हैं अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि कैबालस। कैबालस जो है इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर, बल्कि ये रिप्रेजेंट करता है द सब स्पीशीज, ओके, ऑफ द हॉर्स। वाइल जो फेरस है, फेरस डिनोट करता है द स्पीशीज ऑफ द हॉर्स।
और इक्विडे, मैंने डे वर्ड से आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट करेगा द फैमिली ऑफ द हॉर्स। ओके, तो इसका मतलब आवर करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, पैरेसोडिक्टाइला, विच इज द ऑर्डर ऑफ द हॉर्स। तो चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज प्रॉब्लम नंबर 5. It is from NEET Regional 2017. Okay, so our question says, given below are defined the various taxonomic aids. So, used in taxonomy which facilitates the identification and classification of organisms. Which one of the following is wrong? So, यहाँ पर आपको different taxonomical aids को define किया हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि आपको identify करना है उस statement को जो कि wrong है। ओके, चलिए एक एक करके सारे ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए सेज कीज, फ्लोरास, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर यूजफुल एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो करेक्ट है, हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल एड्स हमें टैक्सोनॉमी जैसी वाइड ब्रांच को आसानी से पढ़ने में हेल्प करते हैं। उसमें हमने कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स पढ़े थे जिनमें कि कीज, फ्लोरास, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आते ही थे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ओके, हर्बेरियम इज क्रिएटेड टू हाउस लाइव स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, हमने पढ़ा था हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है जहां पर कि लाइव स्पेसिमेंस को नहीं बल्कि ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस को स्टोर किया जाता है ऑन पीस ऑफ शीट्स। ओके, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जहां पर हम लाइव स्पेसिमेन को एक्चुअली में प्लांट्स को स्टोर करते हैं, दैट आर कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन्स। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो गई इनकरेक्ट और हमसे यही तो पूछा जा रहा था कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन सी और डी को भी एक बार, क्या ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ऑब्वियसली होंगे ही। सो ऑप्शन सी इज म्यूजियम्स आर एस्टैब्लिश्ड टू कीप प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। दैट इज करेक्ट, है ना। म्यूजियम्स में हम लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन में भी। एंड ऑप्शन डी सेज बॉटनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व एंड प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। ये भी करेक्ट है, बॉटनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं और जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं। दैट मीन्स ये सारे ऑप्शंस, ऑप्शन ए, सी एंड डी आर करेक्ट एंड ऑप्शन बी विच वाज इनकरेक्ट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 6 विच इज फ्रॉम द ईयर नीट 2018। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। Study the 4 statements 1 to 4 given below and select the 2 correct ones out of them. So हमसे पूछा जा रहा है कि ये आपको कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से आपको कोई 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, राइट। चलिए एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। दैट्स ट्रू, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। ऑप्शन बी सेज, आई मीन स्टेटमेंट बी सेज, या सेकंड वाली कह रही है फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फोटो पीरियड जो होता है वो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता है। नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज फोटो पीरियड ही तो डिसाइड करता है फ्लावरिंग को इन प्लांट्स। यानी कि फोटो पीरियड का शब्द का मतलब आप जानते होंगे, राइट। फोटो पीरियड मतलब होता है द ड्यूरेशन फॉर विच द प्लांट इज एक्सपोज टू लाइट। कितने लंबे समय के लिए एक प्लांट लाइट से एक्सपोज होता है उसे हम फोटो पीरियड कहते हैं। सो ऑब्वियसली एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन जो होती है वो लाइट प्रोवाइड की जाती है फॉर द प्लांट्स टू फ्लावर। अगर वो नहीं होगा तो फ्लावर नहीं बनेगा, और फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, राइट। और अगर फ्लावर नहीं बनेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमसे कहता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटकर। आर.एच. विटकर ने क्या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था? नहीं। किसने दिया था उसको? इट वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं हमारी फोर्थ स्टेटमेंट विच सेज इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो ये हमने पहले अपने मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन जो था वो कंसिडर किया था, जिसमें कि मैं आपको बताया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो
साइज में ग्रो नहीं करते, बहुत ज्यादा साइज बढ़ाते नहीं है, बल्कि उनका जो ग्रोथ का मेजर होता है वो उनके नंबर ऑफ सेल्स जो वो प्रोड्यूस करते हैं उससे मेजर किया जाता है। यानी कि वो कितनी नंबर ऑफ प्रोजेनी अपनी बना सकते हैं बाय डिवाइडिंग, दैट इज व्हाट इज द मेजर ऑफ देयर ग्रोथ। यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन एक्चुअली सिनोनिमस होता है टू ग्रोथ। सिनोनिमस मतलब होता है इक्विवेलेंट टू ग्रोथ। तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है ABCD में से जिसमें कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन सी। इसका मतलब आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बच्चों आ गए हैं हम प्रॉब्लम नंबर 7 पे फ्रॉम द ईयर 2018। सो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सो हमको यहाँ पर दो कॉलम्स दे रखे हैं जिनको हमें मैच करके करेक्ट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है, राइट। सो हमको कॉलम ए में बोला गया है हर्बेरियम। ओके, हर्बेरियम क्या है भाई? ये एक ऐसा टैक्सोनॉमिकल एड था जहां पर हम प्लांट स्पेसिमेंट्स को प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर्म में प्रिजर्व करते थे ऑन पीस ऑफ शीट्स, राइट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है जो मैच कर रहा है भाई? इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स आर माउंटेड ऑन शीट इज केप्ट। ये करेक्ट है ना? तो यानी कि ए इज गोइंग टू मैच विद द थर्ड वन। सो हम अपने ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ए इज मैचिंग विद द थर्ड वन। सो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी में ए थर्ड से मैच हो रहा है एंड ऑप्शन डी जहां पर ऑप्शन ए अगेन थर्ड से मैच हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर एलिमिनेटेड इन द वेरी फर्स्ट केस। ओके, चलिए देखते हैं की के बारे में। की क्या होता है भाई? ये एक ऐसी बुकलेट है जहां पर कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें से हम किसी एक को सेलेक्ट करके प्लांट्स और एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हमको एक हेल्प मिलती है। सो की जो होती है इट इज अ बुकलेट जहां पर एक लिस्ट ऑफ कैरेक्टर दिए जाते हैं और उनके ऑल्टरनेट ऑप्शन दिए जाते हैं जिनको कि हम यूज करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि बी इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन 4। सो बी को देखते हैं किसमें पूछा गया भाई, हमको बी और डी ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। सो जो बी सब पार्ट है इट हैज टू मैच विद द फोर्थ वन। सो यहां पर देखते हैं कि ऑप्शन डी में ही सिर्फ बी जो है वो फोर्थ वाले पार्ट से मैच्ड है, क्योंकि ऑप्शन बी में आप देखोगे तो बी इज मैचिंग विद द सेकंड वन। इसके मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। ओके, सो हमें सारा कुछ यहां पर देखना ही नहीं पड़ा, बल्कि हम क्या करते हैं, अगर हमको एक या दो भी मिल जाते हैं ना करेक्ट आंसर्स पता होंगे, तो मैचिंग से हमको ये बेनिफिट हो जाता है कि हमको सारे ऑप्शन पढ़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमने कोई दो भी करेक्टली मैच कर लिए तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो यानी कि अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लें तो आपको पता है म्यूजियम क्या है? एक ऐसी प्लेस है जहां पर की कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम स्टोर करते हैं। और कैटलॉग क्या है? एक ऐसी लिस्ट है जो कि एन्यूमरेट करती है मेथोडिकली द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया, यानी कि किसी भी एरिया में कौन सी कैसी स्पीशीज पाई जाती हैं उसको मेथोडिकली आइडेंटिफाई करने के में हेल्प करती है एक कैटलॉग। तो यानी कि ऑप्शन सी वाज गोइंग टू मैच विद द फर्स्ट वन एंड डी विद द सेकंड, जो कि ऑलरेडी इस ऑप्शन डी में दिया हुआ है। दैट मींस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 को, विच इज फ्रॉम द ईयर नीट 2019। ओके, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। ओके, तो भाई बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का रूल आ रहा है यहाँ पर, और आपको याद भी होगा कि कैसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नेम असाइन करते हैं, राइट। सो हम हमेशा पहले ऑप्शन देखने से पहले एक बार जनरल रूल को फॉलो कर लेते हैं। हमेशा हमको सबसे पहले लिखना होता है जेनेरिक नेम को, राइट, एंड इट हैज टू बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, प्लस आता है स्पेसिफिक एपिथेट जो कि बिगिन करता है विद अ स्मॉल लेटर, राइट, एंड लास्टली वी राइट द नेम ऑफ द ऑथर इन अब्रीविएटेड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन से ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हो कि जो जेनेरिक नेम है
वो कैपिटल लेटर से बिगिन कर रहा है, बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक एपिथेट है दैट इज ऑल्सो बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर। ये तो रॉन्ग रूल है ना। हमारा रूल कहता है कि जेनेरिक नेम शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर और स्पेसिफिक एपिथेट शुड बिगिन विद अ स्मॉल लेटर। तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी कहता है अगेन, यहाँ पर भी आपको जेनेरिक नेम बिगिन करता हुआ दिख रहा है विद द कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक नेम ऑब्वियसली विद अ स्मॉल लेटर। बट यहाँ पर जो साइंटिस्ट का यानी कि ऑथर का जो नेम ऐड किया हुआ है वो उसके दोनों नेम के कंपोनेंट्स को यूज किया हुआ है। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं ऑप्शन सी विच इज अगेन, यहाँ पर देखते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है जेनेरिक नेम, स्मॉल लेटर से बिगिन कर रहा है द स्पेसिफिक एपिथेट, एंड जो ऑथर का नेम है दैट इज द लास्ट नेम इन एन अब्रीविएटेड फॉर्म। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर ऑप्शन डी में भी करेक्ट लिखा हुआ है बट इट इज मिसिंग ऑन समथिंग। क्या मिस कर रहा है वो? ऑथर के नेम को। इसीलिए हम ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट मानेंगे, क्योंकि यहां पर भले ही मैंगीफेरा इंडिका का जो मैंगीफेरा है यानी कि इट इज बिगिनिंग विद अ कैपिटल लेटर एंड जो स्पीशीज नेम है इंडिका इट इज बिगिनिंग विद अ स्मॉल लेटर, बट since it is missing on the author's name we are not going to consider this option correct. So our most appropriate option is going to be option C. So the correct answer is option C. तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 9 पर, जो कि अगेन है फ्रॉम द ईयर 2019. So the question says the contrasting characteristics generally in a pair used for identification of animals in a taxonomic key are referred to as. So key में यूज की जाने वाले ये जो पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं इन नेचर, उन्हें हम क्या बुलाते हैं? तो अगर आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, एड ऑन वाला वीडियो मेरा देखा हुआ है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, तो फिर आपको ये क्वेश्चन तो सुपर इजी लगेगा, क्योंकि आंसर तो आपके सामने ही दिख रहा है. जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज लीड, ऑप्शन बी इज कपलेट, ऑप्शन सी इज डबलेट एंड ऑप्शन डी इज ऑल्टरनेट. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा भाई इसका? ऑप्शन बी कपलेट, राइट. लीड होता था जो स्टेटमेंट, कपलेट में जो दो स्टेटमेंट लिखी होती हैं उन्हें हम इंडिविजुअली बुलाते हैं एक लीड, और दोनों स्टेटमेंट को एक साथ बुलाते हैं कपलेट, राइट. डबलेट एंड ऑल्टरनेट इज नॉट एन ऑप्शन. ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 10 पर, विच इज फ्रॉम द ईयर 2019 and it was asked in Odisha NEET. Okay, so the question is which of the following is against the rules of ICBN? यानी कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ICBN के रूल्स के अगेंस्ट है, यानी कि ICBN के रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करता है. ICBN का फुल फॉर्म तो आप सभी जानते होंगे ना, दैट वाज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. सो जल्दी से ऑप्शंस देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट. सो ऑप्शन ए इज हैंड रिटन नेम्स शुड बी अंडरलाइंड. ये तो करेक्ट है. जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम लिखेंगे विथ अवर हैंड्स तो वी हैव टू अंडरलाइन बोथ द कंपोनेंट्स, यानी कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है. दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज एक्चुअली फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ICBN. तो ये ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट, यही एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वी हैव टू फाइंड वो स्टेटमेंट जो कि अगेंस्ट है ICBN के रूल्स के, यानी कि जो फॉलो नहीं करती है. ओके, सो ऑप्शन बी इज एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट. सो हर स्पीशीज या हर ऑर्गेनिज्म का एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तभी तो इसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, बिकॉज बायनॉमियल का मतलब होता है हैविंग टू कंपोनेंट्स. द फर्स्ट कंपोनेंट इज द जेनेरिक नेम और जो सेकंड ऑप्शन या सेकंड कंपोनेंट होता है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट. तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN, यानी कि यह ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट. अब हम देखते हैं ऑप्शन सी को. ऑप्शन सी इज साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड. सो साइंटिफिक नेम्स लैटिन में लिखे जाते हैं और उनके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें इटैलिसाइज करते हैं, यानी कि इटैलिक्स में लिखते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी अगेंस्ट तो नहीं है भाई रूल्स ऑफ ICBN के, ये भी फॉलो कर रहा है ICBN के रूल्स को. सो जल्दी से देखते हैं ऑप्शन डी विच इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर. तो ये तो ऑप्शन हो गया रॉन्ग, बिकॉज हमें पता है कि जेनेरिक नेम बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर.
इसीलिए और यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि दोनों ही कंपोनेंट्स यानी कि जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को हम बिगिन करते हैं विद अ स्मॉल लेटर। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो ये ऑप्शन जो हो गया इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। इसका मतलब हमसे जो पूछा जा रहा है ये उसको तो फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रॉब्लम नंबर 11 पर, विच स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसाइडी। सो ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है इन द ईयर 2021। सो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो कि बिलोंग करता है टू द फैमिली मसाइडी। अगर आपने कॉन्सेप्ट अडन वाला वीडियो देखा होगा या आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से आता होगा, राइट। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हाउस फ्लाई, ऑप्शन बी इज ग्रास हॉपर, थर्ड ऑप्शन इज कॉकरोच एंड ऑप्शन 4 इज फायर फ्लाई। तो भाई कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बिलोंग कर रहा है टू द फैमिली मसाइडी। अगर आपको पता होगा तो द करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन फर्स्ट, हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम वाज मस्का डोमेस्टिका, राइट। ओके, एंड इट बिलोंग टू द फैमिली मसाइडी। ओके, द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं हमारी आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज प्रॉब्लम नंबर 12। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे नीट 2022 में। हमसे पूछा जा रहा है in the taxonomic categories which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals। एनिमल्स के केस में दिए गए ये सारे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो हायरार्किकल मैनर है वो असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है, राइट। सो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना गलत है। हमको बोला जा रहा है हमें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हायरार्किकल अरेंजमेंट में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। असेंडिंग ऑर्डर में हमको जो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको सबसे पहले प्लेस करना है और जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उसको सबसे लास्ट में। लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है स्पीशीज एंड हाईएस्ट होती है किंगडम। तो यानी कि ऑप्शन शुड हैव बिगन फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, बट यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कि स्पीशीज से बिगिन कर रहा है। तो हम इसी में से अपना आंसर ढूंढ लेते हैं करेक्ट ऑर्डर को आइडेंटिफाई करके। बट द करेक्ट ऑप्शन शुड हैव बिगन फ्रॉम द स्पीशीज टुवर्ड्स किंगडम, राइट। तो अगर आपको मेरी वो ट्रिक याद है KPC वाली तो आप डायरेक्टली ऐसे इसको ढूंढ लेंगे। तो करेक्ट ऑर्डर आपको याद हो तो जल्दी से ढूंढ लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑप्शंस को या अपने सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हायरार्किकल मैनर में अरेंज करना। सो सबसे ऊपर आता था किंगडम, देन फाइलम, क्योंकि हमसे एनिमल का केस पूछा गया भाई, केस ऑफ एनिमल्स, राइट। सो किंगडम के बाद फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट ऑर्डर में लगा है? सी ऑप्शन थर्ड, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, यानी कि अवर ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन में देखिए किंगडम के बाद डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर दिया विच इज इनकरेक्ट, एंड यहां पर किंगडम के बाद डायरेक्टली क्लास प्लेस कर दिया था विच इज अगेन इनकरेक्ट। ओके, सो अगर आपको वो ट्रिक भी याद हो तो ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं KPC ऑफ GS, ठीक है। इससे आप डायरेक्टली इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अरेंजमेंट को इजीली याद रख सकते हैं। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हमने कवर किए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपको अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आप इसी तरह अपने आगे के चैप्टर्स की भी प्रिपरेशन चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।